तो प्रथम विश्व युद्ध बता दिए थे, है ना। प्रथम विश्व युद्ध में सारा का सारा जो कारण था उसका, वो सब कुछ कंप्लीट कर चुके थे। और प्रथम विश्व युद्ध बताए थे वर्साई की संधि हुई थी, है ना। तो वर्साई की संधि जो हुई थी वो पोलैंड शहर में बोले थे हम, जो पोलैंड शहर में वो वहां पे मिस हुआ था, उसको थोड़ा सा सुधार करना है। पोलैंड शहर में वहां एक जगह वर्साई है, लेकिन जो फ्रांस में पेरिस है, फ्रांस की राजधानी, वहां पे वर्साई की महल है ना। तो वहां पे वो संधि हुआ था, इसीलिए वर्साई की संधि के नाम से जाना जाता है। इसको थोड़ा सुधार कर लेना, है ना। तो हम बता दिए थे कि प्रथम विश्व युद्ध जो खत्म हुआ था और जो वर्साई की संधि में जर्मनी पे जबरदस्ती जो उस पर थोपा गया हरजाना तुम भरो, लगभग 10 अरब लिबरे जो है, वो उसको बोला गया कि इतना तुम पे करोगे, जो क्षतिपूर्ति मित्र राष्ट्र का हुआ है। और उसका जो कुछ कुछ भाग था, कोयला का क्षेत्र फ्रांस को दे दिया गया था 15 वर्ष के लिए, तो कुछ कुछ क्षेत्र पोलैंड को दे दिया गया था। तो ओवरऑल कहा जाए, जर्मनी का पूरा अपमान किया गया, अंग भंग कर दिया गया था उस देश का। तो उसी टाइम में ये डिसाइड हो गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध होकर रहेगा, है ना। प्रथम विश्व युद्ध में जिस तरह से जर्मनी का अपमान किया गया, तो जर्मनी का जो वहां का नेता था, बताए थे सबसे आगे निकला कौन? हिटलर। उस टाइम में तो बहुत कम उम्र का था वो। हिटलर क्या हुआ, जब वो बड़ा हुआ तो ये जो अपमान था वर्साई की संधि के तहत जो उस देश का हुआ था, उसका बदला वो लेता है एक दिन आकर के। तो लगभग 20 साल के बाद, कितने साल के बाद? 20 साल, याद रखना। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला, और जब ये 1919 में खत्म हुआ, इसके ठीक 20 साल बाद, यानी कि 1939 में तुम्हारा ये द्वितीय विश्व युद्ध जो है ये शुरू होता है। अब द्वितीय विश्व युद्ध क्यों शुरू होता है ये तो समझ गई, कि ये जो जर्मनी पे थोपा गया था, इतना सारा इल्जाम लगाया गया था, उसका सेना जो है 1 लाख तक कर दिया गया था। तुम 1 लाख से ज्यादा सैनिक नहीं रख सकते हो, तुम वायुसेना नहीं रख सकते हो, तुम पनडुब्बी नहीं रख सकते हो, और जो क्षतिपूर्ति हुआ है उसका हर्जाना भी तुम ही भरोगे। तो कोई भी देश इस चीज को करेगा? बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके अंदर कहीं ना कहीं ये रहेगा कि इसका हम बदला लेंगे, और हमारा जो क्षेत्र किसी और को दे दिया गया है उसको फिर से क्या करेंगे, हम वापस लाएंगे, है ना। यहां तक समझा दिए थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध वहीं से शुरू होता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में तुम जैसे कि देखोगे यहाँ पे कब शुरू होता है? 1 सितंबर 1939 को। तो 1 सितंबर 1939 को यह कहानी शुरू होता है द्वितीय विश्व युद्ध का। इसके पीछे बहुत सारा कारण रहा है, अभी उस कारण पे हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक लड़ा जाने वाला यह युद्ध, जिसमें 61 देशों ने भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत जो होता है उसके पीछे भी बहुत सारा कारण है। पहला कारण तो क्या हुआ? वर्साई की संधि। क्योंकि वर्साई की संधि में जो देश विजय हुआ था, जो देश जीता था, वही लोग क्या कर रहा था, शर्त लागू कर रहा था। और जो देश हारा था वो उस संधि में न के बराबर था। तो जो देश जीता हुआ था उसको जो जो मन हुआ वो लगा दिया शर्त, है कि नहीं। एक तो ये हो गया कारण। दूसरा हम बताए थे प्रथम विश्व युद्ध में लीग ऑफ नेशन का स्थापना हुआ था। लीग ऑफ नेशन जो राष्ट्र संघ बना, तो उनका क्या काम था, आगे आने वाले टाइम में जो भी युद्ध होगा उसको रोकना और पूरे विश्व में शांति बनाए रखना। ये किसका काम था? लीग ऑफ नेशन का, है ना। तो लीग ऑफ नेशन क्या होता है? ये जो वचन दिया था, अपने वचन से कहीं ना कहीं पीछे हट जाता है। उससे उसके प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो युद्ध होता है, तो छोटा मोटा देश का जो युद्ध होता है उसको तो वो ठीक ठाक से अपना समझा देता है कि युद्ध मत करो। लेकिन बड़े लेवल पे जो बड़ा देश है, जैसे कि जर्मनी हो गया, इटली हो गया, या जापान हो गया, ये सब जो देश युद्ध करता है, इन लोगों को संभालने में वो नाकाम रहते हैं, लीग ऑफ नेशन। तो दूसरा कारण ये भी हो गया। तीसरा कारण क्या था? कि जर्मनी में हिटलर आ गया था, और इटली में कौन आ गया था? मुसोलिनी आ गया था। तो जर्मनी में नाजीवाद जो हिटलर लाया था, एक विचारधारा है नाजीवाद, और इटली में को क्या आया था? फांसीवाद, मुसोलिनी लाया था। इन दोनों का विचारधारा कैसा था? उग्र राष्ट्रवाद। उग्र राष्ट्रवाद कहने का मतलब कि अपने देश के लिए अगर किसी को मारना भी पड़ जाए, है ना, तो उसको मारो काटो, लेकिन अपने देश का पहले अस्मिता को बचाओ, है ना। ये उग्र राष्ट्रवाद है। एक होता है उदार राष्ट्रवाद, हम लोग अपने देश के प्रति प्रेम करते हैं लेकिन किसी का खून नहीं बहाएंगे, ये उदार राष्ट्रवाद है। लेकिन वहां पे कैसा था? तानाशाह। दोनों आदमी तानाशाह था, मुसोलिनी भी तानाशाह और हिटलर भी तानाशाह।
दोनों का विचारधारा एक जैसा था। इन लोगों का शक्ति भी धीरे धीरे बढ़ रहा था, ये लोग अपना हथियार भी बढ़ा रहे थे धीरे धीरे। तो ये सब भी क्या हो गया, एक कारण था। विस्तारवादी नीति था इन दोनों का कि अपने साम्राज्य का क्या करो, विस्तार करो। जो हमारा क्षेत्र वर्साई की संधि में किसी और को दे दिया गया था उसको तो जितना है ही, साथ साथ और भी क्या करना, अपने साम्राज्य को फैलाना है। तो ये भी क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध आने का एक प्रमुख कारण था, है ना। तो ये यहाँ पे जो द्वितीय विश्व युद्ध का दिया गया है कि 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक लड़ा जाने वाला यह युद्ध, जिसमें 61 देशों ने भाग लिया था। कितने देश भाग लिया था, 61। और इससे पहले जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें बताए थे हम 37 देश भाग लिया था, 37 देश। कितने देश, 37। यह इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध था, जिसमें 5 करोड़ से अधिक लोग मारे गए थे। मतलब इतना भयंकर युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध से भी बड़ा युद्ध। वो तो 4 साल ही चला, ये कितने साल चला, 6 साल। 1939 से लेकर के 1945 तक बहुत ही भयंकर। अभी दिखाएंगे हम आगे, एक एक पिक्चर दिखाएंगे कि कैसे कैसे वहां पे विनाश हुआ, क्या दृश्य हो गया वहां का, सब कुछ यहाँ पे दिखाएंगे। बड़े पैमाने पर भौतिक संसाधन उसका भी नाश हुआ। भौतिक संसाधन कहने का मतलब, अभी जब हम लोग यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, स्कूल है, कॉलेज होता है, अस्पताल है कि नहीं, ये सब भी क्या हो गया, नष्ट हो गया। जो वहां की जनता को सहयोग कर रहा था उसके काम में। यूरोप के अनेक नगर क्या हो गए, पूरी तरह बर्बाद हो गया। बढ़िया बढ़िया नगर था, औद्योगिक नगर था, जहां जो उस देश की अर्थव्यवस्था चल रही थी, वो सब भी नगर क्या हो गया, नष्ट हो गया। इतना भयानक युद्ध था। इस युद्ध में उस जमाने में लगभग 13 खरब 84 अरब 90 करोड़ डॉलर रुपया की नष्ट, मतलब बर्बादी हुआ था। सोचो उस जमाने में 13 कितना है, 13 खरब पैसा रुपया। तो इतना का मतलब क्षति हुआ था उस टाइम में, हानि हुआ था। तो सोचो कितना भयानक ये युद्ध रहा होगा, है ना। वर्साई की संधि के बारे में, तो वर्साई की संधि ये भी एक क्या है, कारण है। इस संधि में जिस तरह से विजयी मित्र राष्ट्रों ने पराजित मुख्य धुरी राष्ट्र यानी जर्मनी को दोषी मानकर उस पर तरह तरह के दंड लगाए गए थे तथा संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था, इससे स्पष्ट था कि अगला विश्व युद्ध होकर रहेगा, और वही हुआ भी। अभी जस्ट बताए तुम लोगों को कि वर्साई की संधि के कारण क्या हुआ, युद्ध होना तय था। वर्साई की संधि में ही बीज बो दिया था कि द्वितीय विश्व युद्ध आने वाले समय में होगा, भले ही जब हो लेकिन होगा, बदला लिया जाएगा। इस संधि से असंतुष्ट देश, जो उस संधि से असंतुष्ट था, जो उस संधि से नाखुश था, है ना, 1936 के अंत तक इस समझौते से अपने आप को अलग कर लिया, और वह भी अपने क्षतिपूर्ति का दावा करने लगे। मतलब जो देश पे वर्साई की संधि लागू किया गया था कि तुम ये क्षतिपूर्ति करोगे, वो क्या किए, उस संधि से अलग हो गए, उस संधि को मानने से इनकार कर दिया। और वो लोग भी क्या बोले, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मित्र राष्ट्र का क्षति हुआ, क्षति तो हम लोगों का भी हुआ। तो हम लोगों का हर्जाना कौन भरेगा, हम लोगों का क्षतिपूर्ति कौन करेगा। तो ये लोग भी क्या किया, अपना क्षतिपूर्ति का मांग कर दिया, और वो वर्साई की संधि से मानने से इनकार कर दिया, बोला नहीं मानेंगे संधि हम। तो तुम कौन होता है हम पे शर्त लगाने वाला, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि अब ये लोग, ये जो देश था, ये देश सभी क्या हो गया, धीरे धीरे मजबूत हो गया था 1936 आते आते। ये वर्साई की संधि का एक इमेज लगा हुआ है, जो संधि इस तरह से हो रहा था, है ना। आगे देखो, एक थे तुमको मार्शल फर्डिनेंड, क्या नाम था इनका, मार्शल फर्डिनेंड। ये क्या बोले थे, यह संधि, कौन संधि, वर्साई की संधि, यह संधि शांति का नहीं, मतलब वो संधि जो हुआ था 1919 में, शांति के लिए नहीं हुआ था, ये बोल रहे हैं, बल्कि अगले 20 सालों के लिए युद्ध विराम का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब 20 साल, ये उसी टाइम में बोल दिए थे कि ये संधि जो हुआ है, जिस तरह से जर्मनी का या इटली सब का अपमान किया गया है, ये शांति संधि नहीं है। ये अगले 20 साल तक इसको हम बोल सकते हैं कि युद्ध नहीं होगा, लेकिन युद्ध तो होगा, ये तो तय है, युद्ध होगा। तो एक संधि ही वैसा किया गया है ना। आगे देखो, दोबारा फिर गुटबंदी शुरू हो गया। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध में बताए थे कि गुटबंदी हुआ था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र और, ये तो पता है। फिर से क्या हो गया, फिर से गुटबंदी शुरू हो गया। फिर से जो देश थे पूरे विश्व के,
खास करके यूरोप सबके, वो लोग भी फिर से दो खेमा में बंटना शुरू हो गया। धुरी राष्ट्रों का एक अलग गुट बन गया, जो वर्साई की संधि से क्षुब्ध थे, जो वर्साई की संधि जिसको पसंद नहीं था, वो लोग का क्या बन गया, अलग ग्रुप बन गया। वो लोग क्या कहलाए, धुरी राष्ट्र कहलाए, और हर हाल में थोपी गई शर्तों से मुक्ति चाहते थे, तथा उनकी नीति समान रूप से प्रसारवादी थी। मतलब वो लोग जो थे धुरी राष्ट्र के, उनका नीति कैसा था, अपने देश का प्रसार करो, अपने देश को बड़ा करो, फैलाओ, दूसरे देश को क्या करो, कब्जा कर लो, प्रसारवादी नीति थी। इसमें जर्मनी, इटली, जापान इत्यादि देश शामिल थे, है ना। तो ये था धुरी राष्ट्र का। उसी तरह दूसरा कौन था, मित्र राष्ट्र। इसके विपरीत मित्र राष्ट्रों का एक अलग गुट बना, जिन्हें वर्साई की संधि से बहुत लाभ हुआ था, है कि नहीं। जो मित्र राष्ट्र था उसको वर्साई की संधि से क्या हुआ था, बहुत ज्यादा लाभ हुआ था, और वह हर हाल में कायम रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि वर्साई की संधि बना रहे, तब ना उसको फायदा होगा। इनमें फ्रांस, इंग्लैंड, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड इत्यादि देश क्या थे, शामिल थे। उस दिन मैप दिखाए थे, पूरा मैप दिखाकर बताए थे कौन कौन देश कहां कहां है ना। तो जो है दो गुट फिर से एक बार जो है बन गया, और एक गुट क्या बोलेगा कि हमारा जो तुम लोग हमारा जो क्या किया, अपमान किया, हमारे देश को जो तुम लोग लूटा, या हमारा भी जो क्षतिपूर्ति हुआ वो भी क्या दो, हमको पूरा करो। ये चाह रहा था कि वो वर्साई की संधि नहीं टूटे। अगर वर्साई की संधि टूटेगा तो फिर इसको जो लाभ हो रहा था इतना दिन से, वो लाभ मिलना बंद हो जाएगा, है कि नहीं। फ्रांस को क्या मिल गया था, फ्रांस को मिल गया था उसका कोयला क्षेत्र, उस कोयला क्षेत्र से उसको फायदा हो रहा था। ये जो चेकोस्लोवाकिया है, इसको भी कुछ जो है पार्ट उसको मिल गया था जर्मनी का, है ना। तो ये सब फायदे में थे, और ये कहीं ना कहीं घाटे में थे प्रथम विश्व युद्ध से ही। तो ये तुम्हारा दो गुट में उस टाइम में बन गया था। अब ये देखो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश शामिल था, सोवियत संघ, मतलब जिसको रूस बोलते हैं। ये देखो रूस कितना बड़ा देश है ना। ब्रिटेन, ये ऊपर में देख रही हो, ये ब्रिटेन है, और ये फ्रांस है, और ये अमेरिका। तो ये सब देश किसमें शामिल थे, मित्र राष्ट्र में, जो फायदा में था, जो वर्साई की संधि का समर्थन कर रहा था। यही लोग वर्साई की संधि लाया भी था। और धुरी राष्ट्र में कौन कौन थे, जापान, जर्मनी, इटली, ये तीनों जो देश थे मुख्य रूप से शामिल। तो ये दो खेमा बन गया था। लड़ाई कब होगा, जब दो आदमी रहेगा तब लड़ाई होगा। तो दो गुट बन गया है, इसलिए जो है इन दोनों में जो अपना लड़ाई होता है, और यही द्वितीय विश्व युद्ध चलता है, और लास्ट में यही जापान जो है तुम्हारा, इसी पे बम गिरता है। जापान ये वाला है, ये देख रही है, ये ऊपर वाला नहीं है, ये मंचूरिया का क्षेत्र है जो चीन का है, इसको जापान जीतेगा। तो ये है जापान, ये लंबा लंबा दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, यही इतना छोटा सा देश है जापान, समझ रही है। अब देखो वचन विमुक्ता। वचन विमुक्ता मतलब क्या हुआ, वर्साई की संधि में जो बोले थे, लीग ऑफ नेशन बना था। लीग ऑफ नेशन का काम क्या था, आने वाले समय में युद्ध को रोकना, कोई भी युद्ध होगा उसको रोकना, शांति बनाए रखना विश्व में। लेकिन वो कहीं ना कहीं क्या हो गया, फेल हो गया। समाज में भी क्या कर देखते हैं हम लोग कि 5 आदमी कोई रहता है वहाँ, जो बुजुर्ग हैं या जो गांव के मुपुरुष लोग जिसको बोलते हैं, वो लोग रहते हैं, उन पे रहता है कि अगर गांव में कुछ होगा तो आप लोग उसको शांत कराइएगा, किसी में झगड़ा होगा तो उसको शांत कराइएगा, है कि नहीं। कहीं वही फेल हो जाए, उनका बातें न कोई माने, है कि नहीं। तो अब क्यों बात क्यों नहीं मानेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने वचन को निभाने में फेल हो रहे थे। तो वही जो राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन बना था, छोटे छोटे राष्ट्र जो आपस में लड़ रहा था उसका तो वो सुलझा दिया, लेकिन जो बड़ा बड़ा राष्ट्र था, जो इटली था, जर्मनी था, जापान था, ये लोग जो कहीं हमला कर रहा था, तो इसको वो सुलझाने में कहीं ना कहीं नाकाम सिद्ध हो रहे थे। जैसे कि जापान क्या किया, चीन का एक क्षेत्र है मंचूरिया, उस पर हमला कर दिया, उस पर अधिकार कर लिया, तो राष्ट्र संघ देखता रह गया, कुछ नहीं कर सका। इटली, दक्षिण अफ्रीका का एक देश है इथोपिया, उस पर आक्रमण कर दिया, वहां कब्जा कर लिया, लीग ऑफ नेशन देखता रह गया, है ना। जर्मनी चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण कर लिया, ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर लिया, उसको जीत लिया।
वहां भी देखता रह गया। तो कहीं ना कहीं ये फेल हो गया था। वहीं पे देखो 1919 में वर्साई की संधि के दौरान लीग ऑफ नेशन का निर्माण हुआ, जिसमें सभी सदस्य देशों ने भविष्य में युद्ध को रोकने के लिए शांतिपूर्ण विवादों का निपटारा, सैन्य निशस्त्रीकरण, सामूहिक सुरक्षा, एक दूसरे की राजनीतिक स्वतंत्रता तथा प्रादेशिक अखंडता का वादा किया था कि कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं करेगा, है ना, शांति बनाए रखेंगे, ये सब वादा किया था। राष्ट्र संघ ने छोटे छोटे देशों के मामलों को तो आसानी से सुलझा दिया था, मगर बड़े राष्ट्रों के मामले में उसने अपने आप को अक्षम पाया। अब बताए, और अवसर आने पर सभी समर्थ राष्ट्र अपने वचन से पीछे हटते चले गए। तो ये भी एक कारण बन गया द्वितीय विश्व युद्ध होने का। जैसे देखो जापान बताया अभी, चीन पर आक्रमण करके मंचूरिया को जीत लिया, इटली इथोपिया पर कब्जा कर लिया, जर्मनी चेक गणराज्य जिसको चेकोस्लोवाकिया बोलते हैं उसको हड़प लिया। इस गुटबंदी के माहौल में प्रत्येक राष्ट्र अपने को असुरक्षित महसूस करने लगे, जिसका नतीजा हुआ कि राष्ट्र संघ से जुड़े देशों जो निशस्त्रीकरण का उदाहरण पेश करना चाहते थे, वे अब अपने सैनिक क्षमता तथा हथियारों पर ज्यादा खर्च करने लगे, है ना। जो देश जो देश सब था, ये देश अपने आप को क्या करने लगा, मजबूत करने लगा, अपने सेना पर खर्चा करने लगा। और इसका जो है ये सिस्टम कहीं ना कहीं लीग ऑफ नेशन का फेल होता जा रहा था, है ना। इसको समझने में कोई दिक्कत, समझ गई। चलो, विश्व युद्ध, उग्र राष्ट्रवाद एक तरफ था, जर्मनी हो इटली हो, सब क्या चाह रहा था कि मार काट करो, कुछ भी करो, लेकिन अपने देश को नंबर 1 पे लाएंगे, है ना। ये क्या होता है, उग्र राष्ट्रवाद। अब विस्तारवाद, अपने क्षेत्र को फैलाओ, विस्तार करो। अगर इटली इतना सा है, इटली को इतना बड़ा करो, जर्मनी अगर इतना छोटा सा है, उसको भी इतना बड़ा करो, चाहे किसी देश को हमको कब्जा ही करना पड़े, चाहे उसके लिए मारकाट ही क्यों ना हो, चाहे उसके लिए युद्ध ही क्यों ना लड़ना पड़े। तो ये क्या था, उग्र राष्ट्रवाद, विस्तारवाद। इसी के चलते जो है विश्व युद्ध का जो है रास्ता तैयार हो जाता है ना। आगे देखो 1929 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, ये सब तो चल ही रहा था, और ऊपर से एक और आफत आ गया विश्व में 1929 में। 1929 में क्या हुआ, अमेरिका में मंदी आ गया। अमेरिका में आर्थिक मंदी मतलब पैसे की कमी हो गया, या पैसे का वैल्यू घट गया। अगर अमेरिका में जब भी आर्थिक मंदी आता है तो उसका असर पूरे विश्व पे पड़ता है। सबसे ज्यादा वैल्यू वहां का जो डॉलर होता है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा उसका वैल्यू होता है। अगर उसका वैल्यू गिरेगा तो पूरे विश्व के पैसा का वैल्यू गिर जाएगा, है कि नहीं। तो ये था 1929 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आ गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1929 से 30 के काल में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आया। पूरा विश्व इस आर्थिक मंदी का जो है इसको झेल रहा था, भुखमरी को झेल रहा था, आपात आ गया था, आदमी बेरोजगार हो गया था, खाने पीने के लिए चीज नहीं मिल रहा था, पूरे विश्व में क्रय शक्ति का ह्रास हुआ, परिणाम स्वरूप कीमतों की व्यापक गिरावट हुई। पैसा रहेगा तब ना खरीदेगा कोई भी सामान, अगर पैसा ही नहीं है आदमी के पास, सामान कहां से खरीदेगा। अगर सामान नहीं खरीदेगा तो क्या होगा, सामान का कीमत घट जाएगा। तुम्हारे पास बहुत सारा आलू है या कोई ऐसा सामान है जिसको नहीं बेचेंगे तो खराब हो जाएगा, तो तुम क्या करोगे, उसका दाम कम कर दोगे। जैसे ही दाम कम करोगे तो आदमी आएगा लेने के लिए, कीमत गिर जाएगा। बेकारी के आंकड़े, जो बेरोजगारी था हर देश में बढ़ने लगा, आदमी बेरोजगार होने लगा। यूरोप और को अमेरिका से ऋण मिलना बंद हो गया, कर्ज। जो यूरोप महादेश था उसको अमेरिका से क्या मिल रहा था, कर्ज मिल रहा था उस देश सबको, अपने देश को चलाने के लिए। अभी भी जो है बहुत सारे देश कर्ज लेते हैं किसी और देश से अपने देश को चलाने के लिए, फिर उस कर्ज को चुकाते भी हैं। तो ये सिस्टम चल रहा था। आर्थिक मंदी भी जो है द्वितीय विश्व युद्ध लाने में एक प्रमुख कारण इसका है। ये देख रहे हो, जब आर्थिक मंदी आया तो वांटेड ए डिसेंट जॉब, मतलब ये सब नौकरी लेने के लिए अपने गले में जो है इस तरह से लगा करके घूम रहे थे कि कहीं कोई जॉब हमको मिल जाए। बेरोजगारी पूरा का पूरा जो है उस टाइम में फैल गया था वहाँ यूरोप में। जर्मनी, इटली तथा जापान की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा,
जर्मनी, इटली और जापान। अभी बताए कि ये लोग क्या करना चाह रहे थे, अपने देश का विस्तार, अपने देश का उपनिवेश बनाना चाह रहे थे किसी और देश में। जैसे कि अंग्रेज अपने भारत देश में बनाए थे ना उपनिवेश, उसी प्रकार इटली भी, जर्मनी भी और जापान भी, ये लोग भी चाह रहे थे कि अपने देश का क्या बनाए, हम उपनिवेश बनाए, या उसके देश से जो सटा हुआ क्षेत्र है उसको कब्जा कर लें उस देश पर। ये तीनों आदमी का यही था। जर्मनी में हिटलर ने 1920 ईस्वी को नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, एक पार्टी बना लिया था हिटलर तब तक वहां पे, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी अर्थात नाजी दल का स्थापना किया। नाजी दल का स्थापना किसने किया? हिटलर ने। इसी को क्या बोलते हैं? नाजीवाद, तानाशाह तरह का उनका विचार था। और अंततः 1933 में वह जर्मनी का प्रधानमंत्री बना। 1933 आते आते क्या बन गए वो? जर्मनी का प्रधानमंत्री बन गया। इसी प्रकार इटली में मुसोलिनी के द्वारा फांसीवाद का उदय हुआ। उधर इटली में क्या हो गया? फांसीवाद आ गया, मुसोलिनी लेकर आ गया। ये दोनों क्या थे? तानाशाह रवैया का, तानाशाह सोच का आदमी था ये दोनों। जर्मनी तथा इटली, यह दोनों देश अपने साम्राज्य का विस्तार कर अपने आर्थिक परेशानी को दूर करना चाहते थे। मतलब अगर साम्राज्य विस्तार होगा तब ना उसके पास पैसा ज़्यादा आएगा, ज़्यादा उसके पास जो है संसाधन बढ़ेगा, है कि नहीं? तो ये अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाह रहे थे। ये जो प्रथम विश्व युद्ध में इनको हानि हुआ था, क्षति हुआ था, कहाँ से पूरा करेगा? अपने क्षेत्र को बढ़ाएगा, वहाँ का जो संसाधन है उसका उपयोग करेगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जिस तरह से इन दोनों देशों को अपमानित किया गया था, उसका बदला लेने के लिए यह दोनों देश उत्सुक भी थे और अपने राष्ट्र का नाम गौरवान्वित भी करना चाहते थे। बदला लेने के लिए भी क्या थे? ये उत्सुक थे और अपने राष्ट्र का भी नाम करना चाहते थे। दोनों कारण था, एक तो अपने राष्ट्र का भी नाम करना चाह रहे थे और दूसरा बदला भी लेना चाह रहे थे प्रथम विश्व युद्ध का। अब देखो इधर जापान अलग ही अपना मंचूरिया को जीत लिया था, चीन को, है ना। चीन को जीतने के बाद इसका तो मन और ऊपर जो है, बोलते हैं ना कि मन मिजाज कुछ और था इसका। एक बार अगर कोई चीज़ को जीत लेते हैं या एक बार अपनी ज़िंदगी में कोई लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं, उसके बाद उसका आत्मविश्वास क्या होता है? और बढ़ जाता है। उसके बाद फिर वो फर्स्ट करता है, फिर कोई ना कोई एग्जाम निकाल लेता है। तो वही बात हुआ जापान के साथ। जापान 19वीं शताब्दी के अंत तक एक शक्तिशाली और औद्योगिक देश बन चुका था। ये देख रही हो, यही जापान है। ये मंचूरिया देख रही है यहाँ पे, इसको जीत लिया था जापान। संधि की शर्तों को तोड़कर अपने साम्राज्य के विस्तार में जोर शोर से लगा हुआ था। 1931 में उसने चीन पर आक्रमण करके उसके एक क्षेत्र मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। यही मंचूरिया पर कब्जा कर लिया कौन? जापान। जब कब्जा कर लिया तो एकदम इसको लगा कि अब तो हम बादशाह हैं, अब कुछ भी कर सकते हैं, है ना। अगला तुष्टीकरण की नीति। तुष्टीकरण की नीति, तुष्टीकरण बोलते हैं अपने फायदे के लिए किसी को बढ़ावा देना, है ना। फायदा तुमको होगा लेकिन किसी को क्या करना? उकसाना, बढ़ावा देना। कहीं ना कहीं उसमें उसका फायदा होता है इस चीज में। वही काम कौन करता है यहाँ पे? तुष्टीकरण की नीति कौन करता है? ब्रिटेन और फ्रांस। यहाँ पे कहानी समझो, ब्रिटेन और फ्रांस। इधर कौन है? जर्मनी। जर्मनी के इधर कौन सा देश है? रूस। कौन सा है? रूस। तो ये दोनों जो देश था, ब्रिटेन और फ्रांस, ये जर्मनी का, सॉरी ये रूस का क्या था? दुश्मन था, रूस का। इधर ये जर्मनी जो था वो भी रूस से लड़ाई लड़ना चाह रहा था। एकदम उसके पास पूरा पावरफुल हो गया था जर्मनी। ये तो चाहता कि कब हम हरा दें इसको, रसिया को। इनके भी मन में क्या था? कहीं ना कहीं भले ही इसको मारेगा। किसको? रूस को। ये भी अपना क्या किए? अपना आंख मूंद लिए और इसको बढ़ावा देना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों नहीं चाह रहे थे कि रूस का प्रभाव इधर हो, रूस इधर की ओर आए। क्यों? क्योंकि रूस का जो है साम्यवादी सोच है। कैसा सोच है? साम्यवादी। ये लोग कैसा थे? पूंजीवादी। तो दोनों अलग अलग सोच है, साम्यवाद और पूंजी। ये दूसरा अध्याय में पढ़ी होगी, साम्यवाद पूंजीवाद। सोच अलग है और ये यहाँ का रसिया का सोच अलग था। तो रसिया इधर की ओर बढ़ रहा था और ये दोनों चाह रहा था कि रसिया इधर नहीं आए।
इसलिए जर्मनी को ये बढ़ावा देना शुरू कर दिया, जबकि जर्मनी भी इसका दुश्मन है। जर्मनी इसका क्या है? दुश्मन है। तो इसको साथ दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों दोस्त हो गया। यही तो है तुष्टीकरण, इसे क्या बोलते हैं? तुष्टीकरण। अब समझो, उस वक्त हिटलर ने खुले तौर पर वर्साई की संधि का क्या किया? उल्लंघन किया। वर्साई की संधि वो नहीं मानने के लिए तैयार था और जर्मनी की सेना तथा हथियारों का गुप्त रूप से निर्माण शुरू कर दिया। हिटलर क्या किया? चुपचाप से क्या किया? अपना सेना बढ़ाना शुरू कर दिया और हथियार भी बनाना शुरू कर दिया। चुपचाप अपना बना रहा था, किसी को पता नहीं था कि ये अपना सेना बढ़ा रहा है और इतना सारा हथियार सब बना रहा है, अपना तोप गोला सब जमा कर रहा है। जर्मनी के इन गतिविधियों के बारे में ब्रिटेन और फ्रांस को पता था। तो जर्मनी जो ये काम कर रहा था अपने देश में चुपचाप, इन दोनों को ये बात पता था कि ये जर्मनी कुछ ना कुछ कर रहा है। उस वक्त इंग्लैंड तथा फ्रांस जैसे मुख्य पश्चिमी पूंजीवादी देश साम्यवादी रूस को नफरत की दृष्टि से देखते थे। मतलब ये दोनों देश जो पूंजीवादी देश थे, इस रूस को जो साम्यवादी था उसको कैसा दृष्टि से देखते थे? नफरत की दृष्टि से। दोनों में अभी भी नहीं बनता है, पूंजीवादी और साम्यवादी में। वह चाहते थे कि हिटलर रूस पर हमला कर दे। ये दोनों चाह रहे थे कि हिटलर क्या करे? रूस पर हमला कर दे, जिससे दोनों देश लड़कर क्या हो जाए? कमजोर हो जाए। कौन दोनों देश? जर्मनी और रूस। दोनों आपस में लड़ेगा तो क्या होगा? कमजोर होगा और अंत में वे हस्तक्षेप करके दोनों देश को बर्बाद कर दे। यही क्या है? तुष्टीकरण की नीति, पॉलिसी। ये दोनों चाह रहे थे कि जर्मनी रूस भले दोनों आपस में लड़ जाए, और दोनों अब लड़ेगा तो क्या होगा? दोनों का क्षति होगा, दोनों कमजोर होगा, और दोनों जब कमजोर होगा फिर बाद में ये दोनों आएगा और इन दोनों को और बर्बाद कर देगा। तो ये कौन दोनों चाह रहे थे? ब्रिटेन और फ्रांस चाह रहे थे। कोई दिक्कत? ये देखो, ये ब्रिटेन फ्रांस है ना, ये यहाँ पे जर्मनी है, अब ये रसिया है। तो रसिया का धीरे धीरे प्रभाव देख रही हो, इस मैप के माध्यम से समझो। यहाँ पे धीरे धीरे इधर की ओर ये प्रभाव इसका बढ़ रहा था। साम्यवादी जो सोच था, साम्यवादी जो ये लोग थे, इन लोगों का इधर बढ़ रहा था यूरोप की तरफ। और जर्मनी, इन दोनों को क्या हुआ? यहाँ पर आपस में लड़ाई होता है रूस से, दोनों का, जर्मनी से और रूस का। उसी दरमियान क्या होता है? एक समझौता होता है, म्यूनिख समझौता। क्या नाम है? म्यूनिख समझौता। जर्मनी में एक जगह है म्यूनिख, है ना, तो वहीं पे फिर समझौता एक होता है। इसी समझौता में क्या होता है कि ये जो तुम्हारा ये देश है, ये जो फ्रांस और ब्रिटेन है, ये दोनों क्या करते हैं? जर्मनी को बोल देते हैं कि आप किसी और एक देश है यहाँ पे चेकोस्लोवाकिया, आप उस पे कुछ क्षेत्र पे आक्रमण कर सकते हैं, पूरा पे नहीं लेकिन कुछ क्षेत्र पे आक्रमण आप कर सकते हैं। ये म्यूनिख समझौता में ये बात कहा जाता है, उनको छूट मिलता है। तो म्यूनिख समझौता, हिटलर चेकोस्लोवाकिया के एक क्षेत्र सुडेटनलैंड पर अधिकार करना चाहता था। चेकोस्लोवाकिया जो देश था उस पर हिटलर चाह रहा था कि उस पर क्या करें? हम अधिकार कर लें, ये उसके मन में था। इसके लिए जर्मनी के म्यूनिख शहर, कहाँ है म्यूनिख है? जर्मनी में। 1938 को इंग्लैंड, फ्रांस, इटली तथा जर्मनी, 4 देश के बीच म्यूनिख समझौता हुआ, जिसमें हिटलर को सुडेटनलैंड पर अधिकार करने की मान्यता मिल गई। मतलब बोला गया कि ठीक है, आप जो है अपना, जहां तक आपका जर्मन का क्षेत्र है, आप उस पे अपना आक्रमण करके आप उसको कब्जा कर लीजिए। उसको बढ़ावा तभी दे रहा है। देखो, हिटलर की लालच खत्म नहीं हुई। हिटलर अभी तक जो बोला ठीक है कब्जा कर लीजिए सुडेटनलैंड पर, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका लालच यहां तक नहीं रुका। वो और चाह रहा था कि और भी जीते। चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया और आसपास के सभी देश चुप बैठे रहे। मतलब ये हिटलर चेकोस्लोवाकिया देश पर क्या किया? आक्रमण भी कर लिया, और उस टाइम में जो आसपास के जो भी देश थे वो लोग क्या रहे? चुप बैठे रहे, कोई कुछ नहीं बोल पाया। हिटलर की लालच अभी भी खत्म नहीं हुई, है ना। इसके बाद उसने डंजिंग बंदरगाह और पोलिस गलियारा, ये पोलैंड में है, अब यहीं से शुरू होगा विश्व युद्ध। पोलिस गलियारा की मांग किससे कर दिया? पोलैंड से। पोलैंड इसके लिए तैयार नहीं हुआ और उसे मना कर दिया। चलो भाई, एक जगह हिटलर अगर जीत लेता चेकोस्लोवाकिया को, वहां तक अगर हिटलर जीत करके रुक जाता तो कोई बातें नहीं था, लेकिन इसका जो लालच था
आदमी इंसान का जो लालच होता है ना वो रुकता नहीं है। अगर मोटरसाइकिल आ गया सोचता है कि अब कार ले लें, कार आ जाता है तो बोलते हैं इससे भी बड़ा कार ले लें, फॉर्च्यूनर ले लें, है कि नहीं। ज़्यादा पैसा आ गया तो एरोप्लेन ले लूँ। तो लालच जो है ना कभी नहीं रुकता है इंसान का। वही बात क्या हुआ, हिटलर एक क्षेत्र जीत लिया, अब बोला कि अब जब जीत लिए तो अब किसी और को जीतेंगे, ऑस्ट्रिया को जीत लेंगे। किया भी वैसा ही, पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। तो यही तो विश्व युद्ध शुरुआत होता है यहाँ से। ये देखो म्यूनिख समझौता हो रहा है आपस में कि ठीक है आप चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण कर सकते हैं। यही जर्मनी है, ये चेकोस्लोवाकिया देख रही है, यहाँ पे एक जगह है सुडेटनलैंड, क्या नाम है इनका, सुडेटन। तो ये जो क्षेत्र है इस पे जर्मनी आक्रमण करता है और धीरे धीरे क्या करता है, पूरे चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण कर लेता है। तो इसके लिए कोई कुछ नहीं बोला, ठीक है कर लीजिए। लेकिन इसके आगे जो कहानी होता है ना, पोलैंड पर आक्रमण होता है, तब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण हो गया पूरा जर्मनी का, हिटलर का। जर्मनी धीरे धीरे ऑस्ट्रिया पे भी हमला कर दिया। ये कौन सा जगह है, वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। तो यहाँ पे यहाँ तक पहुँच गया और ये ऑस्ट्रिया पर भी क्या किया, जर्मनी कब्जा कर लिया, है ना। अब यहाँ पे क्या किया था, ये घटना यहाँ का सुनो। जर्मनी ऑस्ट्रिया को बोला कि आप पर जो है कहीं ना खतरा बाहर से मंडरा रहा है, इसीलिए हम आपकी रक्षा के लिए, जब आपका जो वियना शहर है वो असुरक्षित है, आपका रक्षा हम ही कर सकते हैं। तो इस यह कह करके जर्मनी क्या किया, हिटलर ऑस्ट्रिया पे कब्जा कर लिया, उसको सुरक्षा कह करके कि हम आपका सुरक्षा करेंगे। ये कौन है, हिटलर। कौन है, हिटलर। राजधानी वियना, अभी दिखाई ना वियना, राजधानी वियना में कम्युनिस्ट लोग दंगे करवा रहे हैं, इसीलिए हम ऑस्ट्रिया सरकार की मदद करने लिए आए हैं। ये बात कौन बोले, हिटलर बोले कि आपके शहर पे जो है कम्युनिस्ट आदमी सब क्या कर रहा है, दंगा करवा रहा है, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो हम आपका राजधानी का क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे। इसीलिए हम क्या किया, ऑस्ट्रिया पे कब्जा कर लिए। चलो रहने दो, यहीं तक बहुत हो गया आज।